ओके देखो इसमें तुम्हें नज़र आ रहा होगा कि 3 विंडो है। एक ये वाली विंडो नज़र आ रहा है, यस। एक लेफ्ट पे विंडो है बड़ी, और राइट पे 2 विंडोज हैं। और इन विंडोज में नीचे एक में लिखा हुआ है वेरिएबल एक्सप्लोरर, दूसरे में लिखा हुआ है फाइल एक्सप्लोरर। ठीक है, इसी तरह से नीचे वाले में तुम देखो यहाँ लिखा हुआ है पाइथन कंसोल और हिस्ट्री लॉग और आई पाइथन कंसोल। ठीक है, तो इसमें आप दोनों यूज़ कर सकते हैं, पाइथन कंसोल भी यूज़ कर सकते हैं और आई पाइथन क्लिक करेंगे तो चेंज हो जाएगा। पाइथन पे कंसोल पे क्लिक करेंगे तो ये विंडो आ जाएगी, और इस विंडो में आप सारी कैलकुलेशन यहाँ कर सकते हैं। ठीक है, आज सिर्फ मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से फार्मूला लिखा जाता है, किस तरह से जो है कैलकुलेशन की जा सकती है, किस तरह से प्रिंट कराया जा सकता है, और किस तरह से ग्राफ बनाया जाता है। ठीक है, ये 3 4 5 चीज़ें जो है उसमें तुम्हें आएगी, क्योंकि ये तुम्हारे अगर तुम्हें आता है तो तुम्हें कंप्यूटेशनल में भी आसानी होगी, और तुम्हारा प्रोजेक्ट जो है उसमें बनाने में भी, कैलकुलेशन करने में भी आसानी होगी। तो जैसे यहाँ पर अभी हमने देखे, तो अगर हम कैलकुलेशन करना चाहें 2 + 3 और उसके बाद एंटर दबा दें तो वो 5 आ जाएगा। तो सारी कैलकुलेशन यहाँ पर आप कर सकते हैं। जैसे आप करेंगे 6 + 8 ÷ 3, तो ये कैलकुलेशन इस तरह से हो जाएगी। तो ये तो है कंसोल में ना। मगर जब आप प्रोग्राम लिखते हैं तो आई पाइथन, ये जो आई पाइथन है, इसको क्लिक करें। आई पाइथन को क्लिक करेंगे तो ये वाली विंडो आपके पास आ जाएगी। ठीक है, पाइथन के अंदर जो है वो कई पैकेजेस हैं और कई मॉड्यूल्स हैं। हर पैकेज और हर मॉड्यूल का काम अलग अलग है। फॉर एग्जांपल, अगर आप एक प्रोग्राम लिखना चाहते हैं और उस प्रोग्राम में आप लिखना चाहते हैं कोई बात, तो वो बात जो है या वो स्टेटमेंट जो है वो पाइथन कंपाइलर को समझ में उस वक्त आएगा कि वो कंपाइलर के अंदर वो बात लिखी हो। फॉर एग्जांपल, अगर हम कैलकुलेट करना चाहें साइन, तो साइन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम डायरेक्ट लिख दें साइन स्क्वायर कैलकुलेट करो, तो साइन स्क्वायर कैलकुलेट वैसे नहीं करेगा। साइन स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए आपको दूसरा तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो साइन की डेफिनेशन तो मौजूद होगी, साइन स्क्वायर की डेफिनेशन वैसे मौजूद नहीं होगी। साइन स्क्वायर खुद कैलकुलेट करना होगा। अच्छा, अब साइन जो है वो डायरेक्ट उसको समझ में नहीं आएगा, उसके लिए डिफरेंट पैकेजेस है। मैथ का पैकेज है और सिंबॉलिक कैलकुलेशन का है। तो बारी बारी एक एक हम देखेंगे, और इसी तरीके से न्यूमेरिकल का है। तो डिफरेंट चीज़ें हम इसमें देखते चले जाएंगे। सबसे पहली चीज़ कि किस तरह से इनपुट किया जाता है और किस तरह से फार्मूला लिखा जा सकता है। ठीक है, अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, तो जैसे अगर मैं यहाँ लिखूँ, अब यहाँ पर हम प्रोग्राम लिखते हैं, यहाँ लिखा हुआ है ना ऑथर ज़हीर, तो जो आप लिखेंगे, तो अगर आपने अपना नाम लिखा होगा तो आपका अपना नाम आएगा यहाँ पर। तो जैसे अगर हम चाहते हैं कि कोई वैल्यूज़ इनपुट कराएं, तो इनपुट के लिए तरीका ये है कि आप सिंपल इनपुट लिख दीजिए। इनपुट लिखने के बाद ये उसके साथ ये इन्वर्ट कॉमा स्टार्ट क्लोज, ये तरीका है इनपुट का। ठीक है, अब इसमें देखिए आप कि इनपुट तो हो गया ये, मगर ये इनपुट जाएगा किधर ये आपको नहीं पता। तो इसलिए इस इनपुट को कोई नाम दे दें। फॉर एग्जाम्पल हम कह देते हैं एक्स। तो जब आप ये बटन है, ये वाले जो बटन है, ये लिखा हुआ आ रहा होगा, देखें आप, रन फाइल। यानी अगर डायरेक्ट आप F5 भी दबा देंगे तब भी रन हो जाएगा, अगर इसको दबाएंगे तब भी रन हो जाएगा। जब ये रन होगा तो यहाँ पर इस जगह पर देखिए, यहाँ आपको नजर आ रहा है 3।
हेलो, जी सर। हाँ ये नजर आ रहा है ना। तो यहाँ पर कुछ आएगा जिस तरह से ये लिखा हुआ है रन फाइल। अब ये मैं इसको कर रहा हूँ, देखिए अब इसको मैंने किया, क्या आया, रन फाइल, जो भी फाइल थी आपकी वो फाइल उसने रन करना शुरू कर दी है। तो अब यहाँ पर कुछ नज़र नहीं आ रहा है, यहाँ पर असल में आपको इनपुट करना है। इनपुट आप लिखेंगे जैसे ही 5, अच्छा ये कर्सर यहाँ होना चाहिए, देखिए कर्सर यहाँ क्लिक करेंगे कर्सर यहाँ आ जाएगा। आप लिखेंगे 5, एंटर करेंगे, प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि प्रोग्राम में सिर्फ एक ही लाइन थी और वो लाइन क्या थी, x इज इक्वल टू इनपुट। उसने इनपुट लिया और प्रोग्राम को खत्म कर दिया। अब वो इनपुट गया कहाँ? इनपुट चला गया x में। तो यहाँ पर आप देखिए इस जगह पर, यहाँ आपको यहाँ नजर आ रहा होगा आपको कि वेरिएबल एक्सप्लोरर। तो वेरिएबल एक्सप्लोरर में देखिए उसने बता दिया कि x जो है उसके पास एक वैल्यू है, वो है 5। जितने भी यहाँ पर वेरिएबल आते चले जाएंगे वो यहाँ रिकॉर्ड होते चले जाएंगे इस जगह पे। तो यहाँ से आप वेरिएबल की जो है वो, यहाँ से आप वेरिएबल की वैल्यूज देख सकते हैं कि कितने वेरिएबल्स चल रहे हैं, यहाँ से कैलकुलेशन होगी। अब देखें, अगर मैं यहाँ पर इस जगह पर इनपुट, ये जो इन लाइन है 4, इस पर अगर मैं लिख दूँ x और एंटर कर दूँ तो x की वैल्यू जो उसके पास होगी वो रिटर्न कर देगा। x की वैल्यू क्या थी, 5 थी, वो 5 वैल्यू आ गई। ओके, हेलो, हेलो, आवाज आ रही है? यस सर आवाज आ रही है। हाँ बता दिया करो तुम, मुझे अच्छा ये चीजें समझ में आ गई यहाँ तक? जी सर आ रहे हैं। चलो अच्छा, अब आगे अगर हमें कैलकुलेशन करना हो, y इज इक्वल टू, फॉर एग्जाम्पल x हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं, क्या कि इसका स्क्वायर फाइंड करें जो हमने नंबर दिया है। तो x स्क्वायर के लिए आप क्या करेंगे, 2 स्टार लगाएंगे और कोई भी पावर होगी वो लिख देंगे। अगर 3 पावर होती तो 3 लिख देते, 4 होती तो 4 लिख देते। यहाँ स्क्वायर है तो इसलिए हमने इसमें जो है वो क्या किया है, 2 लिखा हुआ। स्क्वायर के लिए क्या करेंगे, 2 दफा स्टार दबाना है। अब अगर हम इसको स्टार्ट करेंगे, अब देखिए यहाँ इस जगह पर कितने वेरिएबल शो कर रहे हैं। जो सवाल किया जाए उसको जवाब दिया करें, इस कितने वेरिएबल शो कर रहे हैं यहाँ? सर 4। यहाँ x एक वेरिएबल शो कर रहा है ना। जी सर एक यस सर यस। हाँ एक, ठीक है। अब अगर मैं इसको रन करूंगा, यहाँ से देखिए ये रन कर रहा हूँ मैं, इसको प्रेस किया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर इनपुट दिया मैंने, फॉर एग्जांपल 5 दे दिया, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि वो जो है उसको कह रहा है कि x जो है वो आपके पास str और इनपुट एरर, देखो यहाँ पर क्या लिया हुआ है, स्ट्रिंग और इनपुट। तो ये जो भी इनपुट आप देंगे यहाँ पर, ये इसको स्ट्रिंग पड़ेगा। तो इसके लिए जरूरी है कि आप यहाँ पर एक लिखें int इंटीजर और इसको क्लोज कर दें इनपुट। अब क्या होगा कि जो भी वैल्यू रीड होगी वो इंटीजर में चली जाएगी। दोबारा इसको रन करके देखते हैं, देखिए इसको दोबारा रन किया हमने यहाँ पर दिया 5, ठीक है। ऊपर देखिए अब वेरिएबल कितने हो गए, सर 2 हो गए। हो गए ना वेरिएबल, 2 हो गए। गुड। हाँ 2 वेरिएबल हो गए। तो एक एक क्या है 5, दूसरा उसका स्क्वायर है। उसका स्क्वायर आ गया। जी, तो ये तरीका इसका है कि x इनपुट लिखा हुआ था। अच्छा अब एक और चीज आप देखिए, अगर हम रन करते हैं यहाँ पर, तो अभी लाइन नंबर 7 चल रही है ना, लाइन नंबर 7 पे नीचे कुछ भी नहीं आया, तो आपको पता नहीं चल रहा, किसी कोई नए आदमी को उसको पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है, ठीक है।
तो इसको भी आप कर सकते हैं इस तरीके से कि जो इनपुट है, पहले इसको चला लेते हैं, तो एक दफ़ा 5 चला लिया हमने। अब ये जो इनपुट है ना, यहाँ पर देखिए, अब इनपुट के अंदर आप लिख दीजिए एंटर वैल्यू ऑफ एक्स। अब देखिए लिखा हुआ आ रहा है वहां पर, लिखा हुआ आ रहा है ना, एंटर वैल्यू ऑफ एक्स। हेलो, जी सर। जी सर, नजर आ रहा है। हाँ, तो तुम लोग जवाब दिया करो, तो कि मुझे रिस्पॉन्स, ठीक है ना। अब एंटर वैल्यू ऑफ एक्स ये लिखा हुआ है, तो यहाँ पर अब आपको पता चल रहा है कि एक्स की वैल्यू डाल रखनी है, वरना पहले पता नहीं चल रहा था ना। तो यहाँ मैंने 5 लिखा, आ गया। अच्छा, अब एक और चीज़ भी कर सकते हैं, थोड़ा सा इसको अच्छा बनाने के लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पर एक्स की जगह पर वापस जाएं ऊपर, यहाँ एक्स लिखा हुआ था, यहाँ पर हमने लिखा इक्वल, और उसके बाद थोड़ा सा गैप दे दिया ताकि एक गैप आए, वरना अभी एंटर वैल्यू ऑफ एक्स के साथ 5 बिल्कुल चिपका हुआ है। तो अगर हम इसको दोबारा रन करेंगे, अब देखिए क्या है, एंटर वैल्यू ऑफ एक्स, जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो 5 अलग आ जाएगा, या कोई भी वैल्यू डाल दें, 23 डाल दीजिए, तो 23 डालेंगे, यहाँ पर 23 आ जाएगा, और यहाँ इसका स्क्वायर आना चाहिए। अब ये देखिए 23 आ गया इसका, और इसकी स्क्वायर आ गई। तो ये रिकॉर्डिंग है इस चीज़ की, वेरिएबल्स की, और यहाँ पर कैलकुलेशन एरिया है, कैलकुलेशन हो रहा है, ये यहाँ पर कंपाइल कर रहा है। 3 चीज़ें हैं, यहाँ प्रोग्राम है जो कंपाइल होगा, यहाँ कैलकुलेशन होगी, और यहाँ रिकॉर्डिंग होगी इसकी। क्लियर? ठीक है सर। ओके। अच्छा, अब एक और चीज़ भी हम कर सकते हैं कि आपने भी यहाँ के एंटर वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू एंटर हुई मगर कुछ जवाब नहीं आया, तो जवाब लिखने के लिए आप एक और काम कर सकते हैं, ये यहाँ लिख दीजिए प्रिंट। प्रिंट जो है वो हमेशा याद रखिए कि स्मॉल लेटर्स में लिखना है आपने, ठीक है। स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे प्रिंट वाई। अब क्या करेगा, ये वाई प्रिंट कर देगा। देखिए अब जैसे मैंने किया एंटर वैल्यू ऑफ एक्स 12, उसका जवाब आ गया 144, नीचे प्रिंट कर देगा वो। पहले प्रिंट नहीं कर रहा था, इसलिए कि प्रिंट की कमांड हमने नहीं दी। तो जितनी कमांड देंगे उतना कंपाइलेशन होगा इसके अंदर, याद रखो। यहाँ पर भी वेरिएबल चेंज हो गया कि हमने 12 दिया था, उसने उसका स्क्वायर कर दिया 144, ठीक है। तो ये बेसिक तरीका है लिखने का। अब जरूरी नहीं कि आप इनपुट जो है वो अलग से दें, आप डायरेक्ट यहाँ पर भी लिख सकते हैं x12। अब चलाइए इसको, देखिए आप, अब डायरेक्ट आपके पास 144 आ गया। क्या किया उसने, x12 पहले से था उसके पास, उसने इसका स्क्वायर किया, और उसके बाद उसने इसको प्रिंट कर दिया। 3 लाइनें, यहाँ से वैल्यू रीड की, यहाँ स्क्वायर किया, और यहाँ इंफॉर्मेशन उसको मिली कि प्रिंट करो, तो वो सारी चीज़ें ये कैलकुलेशन एरिया में आएंगी। और ये याद रखिएगा, ये बाज़ दफ़ा गलती से ये दब जाता है तो नज़र नहीं आ रहा हो तो क्या हो रहा है, तो आई पाइथन कंसोल पे क्लिक कर लीजिएगा तो आ जाएगा। और हर बारी में आपको पता होना चाहिए, आई पाइथन कंसोल में बार बार ये लाइन नंबर बढ़ता चला जाएगा, 8, 9, 10, 11, 12, और इस तरह से, ठीक है। ये वेरिएबल का है क्या रीजन है कि यहाँ तमाम वेरिएबल्स पता चलते चले जाएंगे आपको, जो जो कोई भी वेरिएबल होगा, ठीक है। अगर आपको बड़े एक्सप्रेशंस लिखना हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपको लिखना है कि कोई फार्मूला लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, ठीक है। अब ये माने y की जगह पे लिख लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, और उसके साथ फौरन लेफ्ट पे एक रेड क्रॉस आ गया है, नजर आ रहा है रेड क्रॉस।
रेड क्रॉस पे जैसे ही आप जाएंगे, देखिए रेड क्रॉस पे क्या लिखा हुआ है, इस पे हटा लें, जैसे ही कर्सर उधर लेके जाएंगे उसके ऊपर लिखा हुआ होगा इनवैलिड सिंटैक्स। तो इनवैलिड सिंटैक्स का मतलब ये कि कोई एरर है इस लाइन में, ठीक है ना। क्या एरर है इस लाइन में? इस लाइन में ये एरर है कि 5 और x के दरमियान में क्या चीज़ हो रही है ये पता नहीं चल रहा, क्योंकि 5 अलग है, x अलग है। तो लिहाजा यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा 5x से मल्टीप्लाई हो रहा है, मल्टीप्लाई के लिए स्टार का बटन होगा। अगर एक दफ़ा स्टार है तो मल्टीप्लिकेशन को शो कर रहा है, अगर 2 दफ़ा स्टार है तो वो पावर को शो कर रहा है, ठीक है। अब आप जो है वो फॉर एग्जाम्पल 2 सर रखें, समझ में आ गया। 2 रखे यहाँ पर x2, तो अब ये क्या करेगा, 2 का स्क्वायर करेगा, उसको 5 से मल्टीप्लाई करेगा और आखिर में 2 ऐड कर देगा। 2 का स्क्वायर 4, 5 इंटू 2 10 प्लस 2, 4 प्लस 10 प्लस 2 16 आंसर आना चाहिए। इसको आप जब रन कराएंगे इससे तो यहाँ पर आपके पास 16 आंसर आ गया, वो 16 यहाँ पर रिकॉर्ड भी हो गया, x की वैल्यू भी रिकॉर्ड हो गई कि x की वैल्यू 2 थी। तो यहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी कि x की क्या, मतलब वेरिएबल्स की क्या वैल्यूज चल रही हैं, कैलकुलेशन में क्या रिजल्ट आ रहे हैं और कंपाइल क्या चीज़ हो रही है, ठीक है। हेलो हेलो। Yes, sir. Yes, sir. अगर आप ये करना चाहें कि Yes, sir. y की वैल्यू बार बार हाँ। कैलकुलेट करना चाहें तो वो किस तरीके से करेंगे, देखिए आप, उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा कि एक लूप कहलाता है। लूप के लिए, ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, हम लूप बनाना चाह रहे हैं। लूप के लिए यूज़ होता है फॉर, ठीक है, और भी यूज़ होते हैं, फिलहाल अभी हम फॉर को देखेंगे, फॉर, ठीक है। और यहाँ पर एक इंटीजर आएगा आई, इंटीजर की वैल्यू बताना पड़ेगी कितनी दफ़ा करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा कि कितनी दफ़ा आपको करना है, 0 to 10 फॉर एग्जाम्पल। सर ये आ रही है 0 to 10, गलत तो चला गया। अच्छा, यहाँ आपको बताना पड़ेगा इन रेंज, रेंज बताना पड़ेगी आपको, ये कहाँ से कहाँ तक। और उसके बाद ये सिंटेक्स इसका इन्वर्टेड, ये जो है उसके कॉलन लगाना पड़ेगा आपको। कॉलन लगाने के बाद एंटर जब आप करेंगे, अब आप देखिए कि इसने स्टार्ट कहाँ से किया, लेफ्ट से स्टार्ट नहीं किया, यहाँ से स्टार्ट नहीं किया इसने, ये स्टार्ट यहाँ से कर रहा है। फॉर हमेशा जब भी स्टार्ट करेगा तो वो यहाँ वाली वैल्यूज को देखेगा जो उसकी यहाँ की होंगी, यहाँ जो लिखी होंगी वैल्यूज फॉर में नहीं आएंगी, वो लूप में नहीं आएंगी। तो इसका मतलब यह है कि लूप के लिए फॉर के बाद हमेशा थोड़ा सा जो है इंडेंट आगे की तरफ होता है, इंडेंटेशन कहलाता है, ठीक है। इसको इंडेंट करते हैं आगे की तरफ। यहाँ आप कोई चीज़ भी लिखिए, फॉर एग्जाम्पल उसी y को लिख दीजिए, y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, वही चीज़ हमने दोबारा लिख दी है, ठीक है। और उसके बाद हम इससे बाहर आ गए। जब हम इससे बाहर आ गए तो अब अगर हम प्रोग्राम को रन करें, देखिए प्रोग्राम हम रन कर रहे हैं तो आंसर वही 16 आया हमारे पास, मगर यहाँ पर इस y को जो कैलकुलेट किया वो हमें पता ही नहीं चला कि कितनी दफ़ा कैलकुलेट किया। तो दो तरीके इसके हैं, एक तरीका तो ये है कि हम यहाँ लिखें प्रिंट y। अब क्या होगा कि हर बार वो कैलकुलेट करेगा और हर बार y की वैल्यू को
प्रिंट कर देगा। तो रन करेंगे प्रोग्राम, देखिए तो रन किया आपने प्रोग्राम, तो क्या आया 16 16 16 कितनी दफा आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दफा आया। क्यों 10 दफा आया? क्योंकि एक दफा प्रिंट ऊपर लिखा हुआ है, 9 दफा नीचे, 10 वैल्यूज इसकी आई, 11 दफा बल्कि, क्योंकि ये अच्छा, इसको चेक करने के लिए अब देखिए वैल्यूज सेम आ रही हैं, फायदा क्या हुआ, वैल्यूज सेम आ रही हैं। क्यों सेम आ रही हैं? सेम क्यों आ रही है पता है? इसलिए कि x की वैल्यू नहीं हो रही यहाँ है ना, x की वैल्यू एक है सर, x ही एक ही ले रहा है। वो क्या ले रहा है? x 2। ये देखिए यहाँ से x की वैल्यू एक ही है, वो कितनी है? 2 है। जबकि वैल्यू किसकी चेंज हो रही है? i की, 0 से 10 तक। हेलो, यस सर, आवाज आ रही है। तो देखो यहाँ पर ये जब भी लिखा हुआ ना 0 to 10, इसका मतलब होगा 0 से स्टार्ट होगा 10 से पहले तक 9, तो 0 से 9 तक कितनी वैल्यूज बनती है? 10 वैल्यूज ये और एक वैल्यू ये 11। ठीक है, अब हम चाह ये रहे हैं कि ये y डिफरेंट वैल्यूज शो करे। जो डिफरेंट वैल्यूज शो करने के लिए यहाँ पर x को हटा दीजिए, आप x की जगह पर i लिख दीजिए। i लिख दिया आपने। अब आप क्या करेंगे, देखिए i पहले 0 0 आ जाएगा यहाँ पर, फिर जब ये एक दफा चल चुका होगा फिर दोबारा चलेगा, ये 10 दफा ये लूप चलेगा, तो 10 वैल्यूज जो हैं वो आपके पास जनरेट होंगी। और वो जनरेट किस तरह से होंगी? बारी बारी 0 1 2 3 पुट होते चले जाएंगे। तो अब मैं रन करता हूं तो देखिए कि क्या आउटपुट में क्या आएगा। यहाँ पर मैंने रन किया, यहाँ पर आउटपुट में देख लीजिए ये कि पहला ये 0 पे आया 2, क्योंकि अगर हम 0 पुट कर देंगे i स्क्वायर 0 स्क्वायर 0 into 5 सिर्फ 2 रह जाएगा, 2 आ गया। फिर 1 रखेंगे तो 8 आ जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर ये कीजिए कि i, 0, मैंने 2 चीजें डाल दी इसमें। अब प्रिंट में क्या आएगा? i की वैल्यू आएगी और उसकी y वैल्यू आएगी। दोबारा करते हैं इसको रन। अब देख लीजिए 0 पे क्या वैल्यू आई? 2, 1 पे 8, 2 पे 16, 9 पे 128। 9 पे करके देख लीजिए, 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा और 10 उसमें ऐड कर दीजिए। ठीक है ना, 45, 9 5 45, 45 उसमें 81 में ऐड कर दीजिए, तो आपके पास हो जाएगा 126। और उसके बाद आखिर में 2 और ऐड कर दीजिए, तो 128 वैल्यूज आ गई। ठीक है, फॉर लूप समझ में आ गया कैसे करना है? कि फॉर तो लिखेंगे, उसके साथ एक इंटीजर वैल्यू आएगी हमेशा हमेशा यहाँ पर, और उसके बाद बताएंगे इन रेंज, यहाँ रेंज दे देंगे उसको। अच्छा, रेंज जरूरी नहीं कि 0 से स्टार्ट हो, रेंज आप 5 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 2 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 3 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब जैसे 4 से स्टार्ट किया, अब ये क्या होगा? 4 से चलेगा और ये 9 तक जाएगा। 4 5 6 7 8 9, 6 वैल्यूज आनी चाहिए। तो अगर मैं रन करूंगा तो अब देखिए 4 से स्टार्ट हुआ, 4 5 6 7 8 9, 4 पे वैल्यू आ गई, 5 पे वैल्यू आ गई, 6 पे वैल्यू आ गई, 7 पे वैल्यू आ गई, 8 पे वैल्यू आ गई, 9 पे वैल्यू आ गई। ठीक है, तो रन के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है कि यहाँ पर इन रेंज लिखेंगे और एक रेंज देंगे इसको। अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ 10.1, देखिए फिर क्या होगा? क्या ये चलेगा प्रोग्राम? प्रोग्राम चलेगा या नहीं? नहीं चलना चाहिए सर। नहीं चलना चाहिए नहीं क्योंकि सर, क्योंकि इंटीजर इंटीजर वैल्यूज है देनी सर। है। यहाँ पर इंटीजर वैल्यूज देनी है। तो जैसे ही मैं रन करूंगा एरर आ जाएगी, कोई एरर आ गई ना, फ्लोट ऑब्जेक्ट। ये जो 10.1 है ये इंटीजर नहीं है, ये फ्लोट ऑब्जेक्ट कहलाता है, रियल वैल्यूज, रियल नंबर। ठीक है ना, तो इसके लिए आप दोबारा इसको 10 पे कीजिए और ये रेंज देने के बाद कॉलन लगेगा। कॉलन के बाद जो चीज भी आपको उस लूप के अंदर चलानी है वो इंडेंट होनी चाहिए राइट पर थोड़ी सी। ठीक है ना, ये इंडेंट कहलाता है।
थोड़ा सा जो डिस्टेंस होगा इंडेंटेशन और यहाँ पर कैलकुलेशन होगी यहाँ। अच्छा, अगर मैं इस y इसको प्रिंट को उठा के यहाँ ले आऊँ, देखिए अब मैं यहाँ ले आया इसको प्रिंट i, y। अब आप ये देखिए कि अब ये लूप से बाहर आ गया, तो क्या ये प्रिंट करेगा? क्या ये प्रिंट करेगा? हाँ भाई, हेलो। लूप से बाहर आ गए तो प्रिंट नहीं होना चाहिए सर। प्रिंट करेगा या नहीं? सोच के बताओ। प्रिंट की कमांड लिखी है तो प्रिंट तो करेगा, और प्रिंट उस वक्त करेगा जब इसके पास वैल्यूज होंगी। अगर वैल्यूज नहीं होंगी तो एरर आ जाएगा। ठीक है, कैसे एरर आ जाएगा? अगर मैं यहाँ पर आई की जगह पर आई आई लिख देता, अगर इसको मैं चलाऊंगा, अब देखो एरर आ गई ना कि नेम आई आई इज नॉट डिफाइंड। तो जब तक वो वेरिएबल डिफाइंड नहीं होगा, उसकी वैल्यू नहीं होगी, ये प्रिंट नहीं करेगा। तो आई और वाई लिखा हुआ है, तो अब ये कि जब ये लूप चलेगा तो लूप के अंदर कोई प्रिंट नहीं है, प्रिंट नहीं करेगा ये। और आखिर में जो प्रिंट करेगा वो लास्ट आई होगा, और लास्ट आई पर जो वाई होगा वो प्रिंट करेगा। तो लास्ट आई जो है 9 है, 9 पे जो 128 था वो प्रिंट कर दिया इसने। यहाँ पर देखिए, समझ में आई बात? सर बोलिए। सर हाँ बोलिए। सर जब पहले हम y की वैल्यूज लिखी थी, उनकी रेंज लिखी थी, तो तब हमारे पास सिर्फ x की वैल्यू थी, और रेंज जो थी वो 0 से 9 तक थी। तो वो जो वैल्यू हमारे पास y की आ रही थी वो उसको रिपीट कर रहा था इटसेल्फ। और जब हमने x की वैल्यू की जगह i की वैल्यू रख ली, तो वो उसी वैल्यू का मतलब सॉल्व करके हमें y की वैल्यू दे रहा था। हाँ देखो, ये y जो इंस्ट्रक्शन है ना, इंस्ट्रक्शन में ये है कि y की जगह पर y कैलकुलेट करो i पर। i चूंकि चेंज हो रहा है बार बार, लिहाजा y की वैल्यू भी चेंज होगी। पहले चेंज नहीं हो रहा था, x का चेंज हो एक ही वैल्यू थी, तो इसीलिए तमाम वैल्यू सेम आ रही थी। ठीक है, सही। तो सर वो i जो थी वो उसे रिपीट करता था 9 मरतबा। i यहाँ दिया हो ना, इन रेंज उसने बता दिया। यहाँ पर अब रेंज है 4 से 10। 4 से 10 का मतलब होगा i की वैल्यू पहले होगी 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9 तक। 10 से पहले ये लास्ट जो है ये बताता है कि इससे एक पहले तक जाएगी वैल्यू। ठीक है, 10 लिखा हुआ तो समझ 9 तक जाएगी, 20 लिखा हुआ तो 19 तक जाएगी। ठीक है, सही। यस सर। ये कौन पूछे सवाल? कोई पूछना है? और किसी को कोई सवाल पूछना है? नहीं। अच्छा, अब देखिए, अब अगर मैं यहाँ y लिखूंगा या इसको दोबारा मैं टैब से आगे ले जाऊंगा, अब ये फॉर लूप के अंदर आ गया ना। फॉर लूप के अंदर आ गया, तो फॉर लूप के अंदर जब आ गया तो अब मैं करूंगा, अगर स्टार्ट रन करूंगा इसको, तो रन जो करूंगा तो दोबारा 4 से लेकर 9 तक की जो वैल्यूज हैं वो मेरे पास आ जाएंगी। सर ये हमें जो है वो पॉइंट्स में अगर हम वैल्यूज रखें तो उस पर कोई आंसर नहीं देगा कभी भी। नहीं, पॉइंट्स में अगर वैल्यूज डालनी है आपको, तो फिर आपको वेरिएबल उस पॉइंट के लिहाज से करना होगा। ठीक है ना। अब आप ये चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप ये चाहते हैं कि 4.1 और 4.2 इस तरह से हो, है ना। तो आप क्या कीजिए यहाँ पर सही। कि यहाँ लिखिए
40 से लेकर 50 तक फॉर एग्जांपल, या 60 तक फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब क्या होगा, ये आई की वैल्यू लेगा 40, ठीक है, 40, फिर initially 41, 42, 43 अप टू 59, 40, ठीक है। अब आप, मैं क्या करता हूँ कि मैं 59 तक। इस वेरिएबल को चेंज कर देता हूँ, इस वेरिएबल को कह देता हूँ जे, आई की जगह पर मैंने कह दिया इसको कि जे है ये, जी ठीक है। और जे को मैंने कह दिया कि जे जो है वो आई डिवाइडेड बाई 10 लो। अब क्या होगा देखो, कि 40 आएगा तो जे की वैल्यू हो जाएगी 40 डिवाइड बाय 10, कितनी होगी? तो 2 फिर 41 40 डिवाइड बाय 10 4 41 पे डिवाइड बाय 10 4.1, 41 को दोबारा 20 से डिवाइड। ठीक है ना। तो अब आपके पास पॉइंट में आएंगी वैल्यूज, तो इस जे की जगह पर भी मैं जे लिख, आई की जगह पर भी जे लिख देता हूँ। अब रन करके देखिए आप, जी आ गई वैल्यूज पॉइंट में, सही 4.1 4.2 यस सर। तो इस तरह से आप पॉइंट्स में भी ले सकते हैं, 100 से डिवाइड कर लें, 5 से डिवाइड कर लें, जिस जिस लिहाज से चाहिए आपको उस लिहाज से उसको डिवाइड करके पॉइंट्स में कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप अपनी कोई पॉइंट की कोई यस सर। कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि ये सब मैं डिलीट कर देता हूं, अब मैं ये चाहता हूं कि y जो है वो, जब मैं यहाँ y लिखूंगा, y लिखा है ना मैंने, y जैसे लिखा तो क्या वैल्यू आ गई मेरे पास? 66.31 है ना, 60 66.31। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ इसने कहा कि हमने कौन कौन से वेरिएबल यूज किए, हमने आई यूज किया, हमने जे यूज किया, हमने एक्स यूज किया, हमने वाई यूज किया, ठीक है। अब एक चीज इसमें जो नजर आ रही है वो ये आ रही है कि वाई हमने यूज तो किया है, मगर वाई की बहुत सारी वैल्यूज थी हमारे पास, तो लास्ट वाली शो कर रही है, वो वैल्यूज इसने स्टोर नहीं की। अगर हम ये चाहेंगे वो वाई की तमाम वैल्यू स्टोर करे तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक और चीज यूज करनी पड़ेगी जिसको कहते हैं एरे, ठीक है। क्या कहते हैं, एरे। एरे में जो है तरीकाकार बहुत सारे, आसान सा तरीका ये है कि वाई लिखिए, वाई के बाद आप ये लिख दीजिए। तो ये जो इन्वर्टेड जो बड़ी ब्रैकेट है ये जाहिर कर रही है कि ये सेट की शक्ल में वाई की वैल्यूज जमा होना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अब जमा करने के लिए जो तरीकाकार है वो ये तरीका है कि यहाँ पर आप जब लिखेंगे y इज इक्वल टू नहीं लिखेंगे इसके अंदर, जब भी एरे होगी और आप स्टोर कराना चाह रहे हैं वैल्यू, तो अगर आपने y लिख दिया है तो पुरानी सारी वैल्यूज उड़ जाएंगी, हमेशा एक वैल्यू आएगी। तो स्टोर कराने के लिए क्या करेंगे, डॉट लिखेंगे आप, डॉट जैसे लिखेंगे आपके पास बहुत सारी चीजें, अगर आपने ऊपर एरे डिफाइन किया हुआ है तो y के साथ आ गया अपेंड, अपेंड, अपेंड जब करेंगे आप, अपेंड करने के बाद इसको कर दें ब्रैकेट में, जो भी कैलकुलेशन उसको अंदर ब्रैकेट में कर दीजिए आप। जब आप ब्रैकेट में करेंगे तो आपके पास y की वैल्यूज बार बार j पे कैलकुलेट होती रहेंगी और j पे कैलकुलेट होने के बाद वो वैल्यूज जो है वो y के अंदर स्टोर होती चली जाएंगी। अब ठीक है, अब गौर से देखिएगा यहाँ पर y देखिए कितना है इस जगह पे, कितना है y,
66.31, ठीक है। अब इसको गौर से देखिए, इसको भी एक देखिएगा। y की वैल्यू। अब मैं रन करता हूँ इसको, ठीक है। अब रन कर रहा हूँ, देखिए कुछ भी प्रिंट नहीं होगा क्योंकि प्रिंट की कोई कमांड नहीं है, सिर्फ यहाँ पर 24 के बजाय 25 आ जाएगा। तो देखिए मैंने रन किया इसको, क्या 24 के बजाय 25 हो गया, इसका मतलब रन हो गया प्रोग्राम। जब नई लाइन आ जाती है इसका मतलब प्रोग्राम रन हो चुका है। अब आप y को देखिए, y में एक वैल्यू थी, अब y में कितनी वैल्यूज आ गई है? अरे मेरी y में कितनी वैल्यूज आई है? डबल क्लिक करें तो यहाँ आ जाएगा। दस वैल्यूज आ गई, यस सर। ठीक है ना। क्या बात पता चली कि ये जो एरे है, ये एरे में तमाम वैल्यूज जो है वो जमा हो जाती है। और तरीकाकार जमा करने का क्या है कि जो भी वेरिएबल है उसके साथ डॉट के बाद पैरेंट लिखोगे और उसके बाद जो भी चीजें यहाँ पर लिखोगे उसके अंदर जमा होती चली जाएंगी। अब अगर आप यहाँ पर लिखें y, तो y के अंदर जितनी वैल्यूज है वो सब कर देगा। आ गई वैल्यूज, मेरी बात सर ना। तो ये जो है वो बेसिक चीजें हैं जो बहुत ज्यादा इस पे प्रैक्टिस करें ताकि आपको जो है वो याद हो जाए, और यही चीजें बार बार प्रोग्राम के अंदर जो है वो स्टार्ट होंगी, इसके जो है वो हमें करना होंगी। ठीक है। अब देखिए फॉर एग्जांपल आपको मैं कहता हूँ कि एक क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है उसका जो है प्रोग्राम लिखिए आप, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूले में आप जो है आपको तीन वैल्यूज चाहिए होंगी। कौन कौन सी वैल्यू चाहिए होगी? ए, बी, फॉर एग्जाम्पल 1 लिख देते हैं, बी 1, सी 1। क्वाड्रेटिक फार्मूला में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो उसमें ए बी सी तीन वैल्यूज होती हैं। तो यहाँ पर आप जो है वो डायरेक्ट फार्मूला लिख दीजिए। फार्मूला क्या है? प्रिंट, क्या फार्मूला है? माइनस बी प्लस बी स्क्वायर, है ना। बी स्क्वायर कैसे लिखेंगे? बी डबल स्टेरिक स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। देखिए अब आप कि मैंने इसको बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखा हुआ है ना। इसका स्क्वायर रूट निकालने के कई तरीके हैं। एक तरीका तो आसान सही है कि इस पे लिखते हैं 0.5 पावर, वरना स्क्वायर रूट भी लिखते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे जब हम डिफरेंट पैकेजेस और जो है मॉड्यूल्स हम देखेंगे, तो उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम उनको यूज़ करते हुए स्क्वायर रूट लिखते हैं। अभी फ़िलहाल आपके पास तरीक़ाकार ये है कि डबल स्टार डाल के 0.5 लिख दीजिए, तो ये इसका स्क्वायर रूट आ गया। और ये पूरा का पूरा जो है वो डिवाइड होगा 2a से। अगर आपने यहाँ डिवाइड लिख दिया 2a डिवाइडेड बाई 2a, अब देखिए गलती क्या है इसके अंदर। इस पूरे में गलती ये है कि माइनस बी तो अलग हो गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर रूट निकलेगा और वो 2 से डिवाइड होगा और a से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये पूरा जो है वो जो फार्मूला था वो लिखा हुआ तो नजर आ रहा है, मगर उस तरह से काम नहीं कर रहा है। ठीक है। तो हमेशा याद रखें कि जब आपको डिवाइड करना है तो न्यूमरेटर पूरा ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए और इसी तरह से डिनोमिनेटर भी पूरा ब्रैकेट के अंदर होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, इसको हम कह देते हैं, ये पूरा ब्रैकेट में आ गया, इसको कह देते हैं डिवाइड फुल होल डिवाइडेड बाय 2a, और 2a को भी ब्रैकेट में लिख दिया। क्लियर? मगर अभी भी इसमें गलती है। गलती ये है कि ये तो कैलकुलेशन हो गई,
प्रिंट जो है वो कहता है कि मुझे भी एक ब्रैकेट चाहिए, तो प्रिंट का ब्रैकेट भी तो लगाना पड़ेगा आपको। और ये अच्छी बात है कि यहाँ पर ब्रैकेट, जिस ब्रैकेट पे भी आप क्लिक करेंगे तो वो बता देगा कौन सा ब्रैकेट क्लोज कर रहा है। तो ये ब्रैकेट ये पूरा ये वाला क्लोज कर रहा है, ये वाला ब्रैकेट ये क्लोज कर रहा है, और ये वाला ब्रैकेट ये क्लोज कर रहा है। तो ये क्लोजिंग भी आपको पता चल जाएगी इसके अंदर कि कौन से कर रही है। अब अगर आप इसको करेंगे, ठीक है, तो चूंकि रियल रूट नहीं था तो ये आ गया -0.5 तकरीबन प्लस 0.866 जे, कॉम्प्लेक्स रूट आया है इसका। इसी तरीके से दो रूट्स होने चाहिए। दूसरे रूट के लिए भी आप इसको कॉपी कर लें और पेस्ट कर दीजिए यहाँ पर। पेस्ट करने के बाद यहाँ आप प्लस के बजाय माइनस लिख दीजिए, तो एक प्लस के साथ हो गया, एक माइनस के साथ हो गया, दो रूट्स आ जाएंगे। ठीक है, और ये तुम्हें पता है कि दोनों रूट्स एक दूसरे के अगर रियल हो तो कोई नहीं, अगर कॉम्प्लेक्स हो तो एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होते हैं। -0.5 प्लस 8.86 जे, इसका कॉम्प्लेक्स क्या हो जाएगा? -0.86 जे, जो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट जो है माइनस के साथ ये आ गया। ठीक है, अगर हम फॉर एग्जांपल कोई ऐसी वैल्यू ले लें, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ ले लिया मैंने 6 ले लिया और यहाँ पर ले लिया 9। अब दोबारा करते हैं इसको, तो रिपीटेड रूट आ गया -3 क्योंकि ये फार्मूला था कंप्लीट स्क्वायर था, x² - 6x + 9, x - 3 का होल स्क्वायर, x + 3 का होल स्क्वायर, x + 3 का होल स्क्वायर का मतलब x = -3 दोनों रूट्स इसके अंदर आ गए, -3 तो इस तरह से ये रूट्स भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई भी फार्मूला लिखना हो वो आप इसमें फार्मूले में लिखे और इसकी जो है वो कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको फॉर एग्जांपल एक टेबल किसी नंबर जो है उसका टेबल बनाना है, टेबल बनाने के लिए आप क्या करेंगे? देखिए, आपने कहा कि फॉर एग्जांपल x जिसका टेबल बनाना है वो फॉर एग्जांपल 4 का टेबल बनाना है, तो आपने लिख दिया x। फिर टेबल में क्या होता है? 4 × 1 समथिंग इस तरह से आता है ना, तो आप लिखेंगे क्या? फॉर i इन रेंज दे दें इसकी 1 से 10 तक। 10 तक का मतलब हम क्या लिखेंगे? 11। उसके बाद हमने वो कॉलन लगाना, एंटर करने के बाद वो जो लूप है, लूप के लिए ज़रूरी है कि वो इंडेंट हो, तो इंडेंटेशन आ गई है उसके अंदर। और यहाँ पर आप जो है वो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, दो तरीके हैं, कैलकुलेट भी करा सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। जैसे प्रिंट x कॉमा अब इससे ये प्रिंट करा के देखिए क्या आता है। क्या आया? 4 × ना, 4 × अब यहाँ पर क्या आना चाहिए? यहाँ पर आना चाहिए आपके पास 1, 4 × 1, 4 × 2, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए बताइए? यहाँ इस जगह पे 4 × 1, 4 × 2, 4 × 3 अप टू 10 आना चाहिए ना, तो यहाँ क्या लिखें इस जगह पे? आई लिख देंगे सर, आई आना चाहिए। क्या 1 2 3। अब दोबारा रन करके देख लीजिए, आ गया 4 × 1, यस सर। 4 × 3। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे? इक्वल लिखना है, तो जो चीज एज इट इज लिखना हो उसको इन्वर्टेड कॉमा में लिख दीजिए आप। अब मैंने देखिए इन्वर्टेड कॉमा में इक्वल लिखा है ना, तो अब ये ठीक है। अब क्या रह गया इसका? प्रोडक्ट। क्या करेंगे बताइए कॉमा के बाद? बोल दे, मैं लिखूंगा। सर, x × i। x × i। अब करके देख लीजिए आप। आई।
यस सर। टेबल आ गया। एक छोटा सा प्रोग्राम जिससे आपने टेबल, यस सर। अब टेबल जिसका भी लिखना हो, यहाँ फॉर एग्जांपल 40 लिख दीजिए, तो दोबारा रन कीजिए इसको, 40 का आ गया। एक प्रोग्राम बना। बाकी आप जिस नंबर पे भी चलाना चाहें, 19 पे चलाना है 19 पे चला लीजिए आप। सही। ये जो है एक बार बार कैलकुलेशन अगर करनी है तो इसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि इसका आप जो है वो एक छोटा सा प्रोग्राम बना लें, बार बार कैलकुलेशन से बच जाएंगे। ठीक है। अब एक बार कैलकुलेशन की, तो अगर हमें पॉइंट्स में कैलकुलेशन करानी है तो मैंने तो बताया था 10 से डिवाइड कर दो, 5 से डिवाइड कर दो। तो बाज़ दफ़ा तो जो कैलकुलेशन होती है तो उस कैलकुलेशन के अंदर आप देखिए कि x मुख्तलिफ होते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर x की डिफरेंट वैल्यूज़ हैं तो हमने लिखा 2.0, 3.7, 4.8, 5.3, 9.6, 11.2। तो ये कितनी वैल्यूज बनी? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है। अब गौर से देखना इसको, यहाँ लिखा हमने फॉर आई इन रेंज 1 to नहीं लेगा ये, हमेशा जब भी एरे होगा तो 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। 0 का मतलब ये होगा पहली वैल्यू, 1 का मतलब होगा सेकंड वैल्यू, 2 का मतलब होगा 3 वैल्यू। तो हमें यहाँ क्या लिखना चाहिए? कितना लिखे बोलिए? क्या नंबर आएगा यहाँ? सर 5। सर 7। नहीं, ना 5 आएगा ना 7। 9 तक सर 6। आएगा 6। 6 क्यों आएगा? क्योंकि 6 वैल्यूज हैं, तो 6 लिखा तो 5 तक रुक जाएगा। 5 तक रुकने का मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 वैल्यूज हो गई। ठीक है। अगर आपके पास 25 वैल्यू डालने हैं तो आप गिनेंगे उसको। ठीक है। तो इसके लिए देखो गौर से इसमें इसको नोट करो। इसके लिए हम क्या करते हैं, हमें काउंट करने की जरूरत नहीं है, हम लिख देंगे LENX। LENX का क्या मतलब है कि लेंथ ऑफ x। तो खुद ब खुद पढ़ लेगा कि 6 वैल्यूज हैं तो यहाँ 6 लिख देगा वो। क्लियर? ठीक है। तो यहाँ लेंथ लिखने का मतलब है कि वो हमें बार बार काउंट करने की जरूरत नहीं है, जितनी वैल्यूज वहां होंगी उतनी वो पढ़ेगा, उसके बाद वो उसको कैलकुलेट कर देगा। अब फॉर एग्जांपल ये जो x दिया हुआ है, ये आपने जो है वो i दिया हुआ है और हमें v कैलकुलेट करना है। तो v जो है वो v का फार्मूला क्या होता है? ओम्स लॉ फॉर एग्जांपल हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो v इज इक्वल टू IR। IR। तो I जो है वो हमारे पास x है और R जो है वो कोई भी हम ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल 2 ओम था या 220 ओम था, 200 ओम था। ठीक है। तो अब हम कैलकुलेट करके देखते हैं क्या हुआ। कितनी सारी वैल्यूज आ गई हैं, कितनी सारी वैल्यूज आई हैं देखें। क्यों आई इतनी सारी वैल्यूज? ये सर हमने रेजिस्टेंस की डिफरेंट वैल्यू दी थी इसीलिए। हमने रेजिस्टेंस की एक स्पेसिफिक वैल्यू नहीं दी, इसलिए वो हर दफा क्या कर रहा है, सारी वैल्यूज लेता है और उसको 200 से मल्टीप्लाई कर देता है। तो हमें यहाँ पर बताना पड़ेगा उसको कि बारी बारी लो, बारी बारी लेने के लिए ये तरीका है।
क्या एक्स आई, आई जब 0 होगा तो ये हो जाएगा x0, x0 का मतलब 2 लेगा वो, 2 को 200 से मल्टीप्लाई कर देगा, फिर आई होगा 2 x2, सॉरी 0 के बाद 1 x1 के बाद ये वैल्यू लेगा। तो अब देखिए दोबारा करके देखते हैं, अब आ गई वैल्यूज, कितनी वैल्यूज आई, जितने x होंगे उतनी वैल्यूज आ जाएंगी। पहले क्या था 2, तो 0 जब आई ये वाला 0 चला यहाँ पर, तो x0 पे जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 2 वैल्यू थी ना, 2 को 200 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आया, क्या आ गया। उसके बाद आई चला 1 रखेंगे तो x1 जो है वो 3.7 है, उसको 200 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। मगर अभी भी आप ये देखिए कि आपने कैलकुलेट क्या कराया, आपने वी सर ना, वी कैलकुलेट कराया आपने। तो अब क्या वी जो है वेरिएबल की लिस्ट में है, वी नो वेरिएबल सर। की लिस्ट में नहीं है। क्यों नहीं है, इसलिए कि वी हमने डिफाइन ही नहीं किया, हमने तो डायरेक्ट उसको इन्वर्टेड कॉमा में लिख दिया। अगर हम v डिफाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे कि v इज इक्वल टू एक्स आई मल्टीप्लाइड बाय r जो है फॉर एग्जाम्पल 200 था, तो इंटू 200 कर लें इसको। अब डायरेक्ट यहाँ पर आप इसको भी ख़त्म कर दीजिए, यहाँ कर दीजिए v। अब दोबारा चला के देखिए आप, वही रिजल्ट आ गया, मगर अब उसने v शो किया होगा। v की वैल्यू कितनी दी है, लास्ट वाली जो वैल्यू होगी 2240, ये ना वैल्यू आई v की वैल्यू। तो इसका मतलब ये कि v अब कैलकुलेट हुआ, यस सर। यस सर। पहले v कैलकुलेट नहीं हो रहा था। ठीक है, मगर v जो है उसकी एक वैल्यू तो नहीं है, हम चाहते हैं कि v की हर x की वैल्यू पे v एक अलग आए। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, अभी हमने क्या यूज किया था, एरे यूज किया था ना। हम कहेंगे कि v जो है वो एक एरे है, ये लिख दिया हमने, v एक एरे है। तो v को आपको बार बार यहाँ पर अपेंड कराना पड़ेगा, अपेंड v की, अपेंड का मतलब ये कि ये जो वैल्यू कैलकुलेट होगी v में जाके ऐड होती चली जाएगी, v का एक सेट बन जाएगा। ठीक, तो अब आप यहाँ पर देखें, अब v लिखा हुआ है, तो अब रिजल्ट जो है वो बड़ा अजीब सा आएगा, है ना। पहले में एक ही वैल्यू कैलकुलेट हुई थी, दूसरे में 2 वैल्यू ऐड हो गई थी, तीसरे में 3 वैल्यू ऐड हो गई थी। तो जो वैल्यू ऐड होती जा रही है वो v में वो शो करता जा रहा है। पहले एक ऐड हुई थी ना, 1 0 पे एक ऐड हुई, अब 0 और 1 आ गया था, फिर 0 1 2 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 यहाँ तक। तो इसके लिए भी आपको चाहिए कि यहाँ उसको बताएं कि हर आई की अलग वैल्यू करे स्टोर, ये जो है वो लिखे। अब ये किया, हाँ ये और बात है कि जब आप v को देखेंगे, v में सारी वैल्यूज यहाँ पर होंगी, पहले एक वैल्यू आ रही थी। ये पूरी वैल्यूज क्यों आई हैं, इसलिए कि यहाँ पर आपने v लिखा हुआ है कि वो एरे है, वरना अगर v एरे ना लिखें तो सिर्फ एक वैल्यू उसके अंदर आएगी, और अपेंड ना लिखें तब भी एक ही वैल्यू आएगी। तो लिहाजा ये जरूरी है कि अगर आप, अब आपके पास क्या होगा, ऑर्डर्ड पेयर हो गया। ऑर्डर्ड पेयर में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर यूँ लिख सकते हैं कि आपने हर x के साथ एक v कैलकुलेट कराया है आपने। तो अब देखिए, अब मैं अगर इसको करूँगा तो वो ऑर्डर्ड पेयर आएगा, 2 पे ये वैल्यू आई, 3 पे ये वैल्यू आई, 4 पे ये वैल्यू आई, 5 पे ये, 9 पे ये और 11 पे ये।
तो ये ऑडिट पेयर बन गया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यस सर। सर यहाँ पे क्वेश्चन था, जब हमने x की वैल्यूज लिखी थी और उसके बाद जब हम i की रेंज लिख रहे थे, तो अगर हम नंबर्स को कैलकुलेट करें तो 0 से 6 तक जा रहा था। अगर बाज़ औक़ात हम इतने नंबर्स लिख लेते हैं तो उनके लिए बेस्ट है कि हम नंबर ना डिफाइन करें बल्कि LENX लिख लें। हाँ, ये आपको बार बार करने की जरूरत ही नहीं होगी, ये फौरन खुद पता कर लेगा कि कितने वैल्यूज तक रन करना है इस प्रोग्राम को। सही। ठीक है, अच्छा अब अगर हम यस सर। यहाँ इसको देखिए, ये डबल ट्रिपल इन्वर्टेड के बाद प्रोग्राम शुरू होता है। यहाँ मैंने एक लिखा, ये हमारे पास एक पैकेज है जिसमें प्लॉटिंग हम कर सकते हैं। तो उसके लिए हम प्लॉट के लिए जो कमांड यूज़ करते हैं PLT यूज़ करते हैं। अब आप देखिए कि करते किस तरीके से। हमारे पास जब भी ऑर्डर्ड पेयर होगा हम प्लॉट कर सकते हैं। हम लिख देंगे PLT डॉट प्लॉट, और किसको प्लॉट करना है, X को और V को प्लॉट करना है। ये दो कमांड लगेंगी, ये एक कमांड, ये तो याद ही रखना है आपको कि जब भी आपने इस प्लॉट करना है तो एक पैकेज है मैटप्लॉटलिब, लाइब्रेरी पैकेज है। इससे ये पाई प्लॉट को आपने लेना है और उसका नाम लिखा है PLT और प्लॉट PLT डॉट प्लॉट XV। ये दो लाइनें लिखेंगे आप तो ग्राफ बन जाएगा। आगे ग्राफ, ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए दो लाइनें काफ़ी हैं। अब ये आगे नेक्स्ट क्लास में आपको ये जो है वो चीज़ें बताऊंगा कि लेबलिंग कैसे करते हैं ग्राफ में, यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ क्या लिखना है, और लेजेंड कैसे डालना है, वगैरह वगैरह। ठीक है, आज आपने बेसिक चीज़ें सीख ली, एक दो कमांड सीख ली। नेक्स्ट उसमें हम देखेंगे, हो सकता है एक आध दो दिन के बाद हम फिर ऑनलाइन एक लेक्चर लें तो उसमें देखेंगे कि किस तरह से हम इसको जो है कर सकते हैं।